वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है तुम्हारा लर्न्स ब्राइट यूट्यूब चैनल में। वेलकम बैक अगेन टू दी डे 3 ऑफ विकास डिटेल्ड रेगुलर बैच, जिसके अंदर हम लोग तुम्हारे पूरी एसएसटी को और पूरे इंग्लिश को बहुत इन डेप्थ और डिटेल में लेक्चर वाइज कवर करने वाले हैं। इस बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपको इस बैच के सारे फीचर्स के बारे में जानना है तो कृपया करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए यूट्यूब वीडियो की लिंक को जा सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जा करके मैंने बहुत समराइज्ड वे में बता दिया है बस कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली। तो टेलीग्राम जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वरना यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप जान सकें कि इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, ये सब था मेरी तरफ से। तो आज है हमारा डे 3। अब हम लोग आपको फीचर्स बताने के इसमें टाइम वेस्ट करने वाले हैं नहीं, हम सीधा सीधा अब अपने चैप्टर पे मूव करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं बात करूँ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने कल का लेक्चर देख कर आए हो, ठीक है, जिसमें हमने इस चैप्टर के पावर शेयरिंग चैप्टर के बारे में बहुत ही इन डेप्थ में इंट्रोडक्शन लिया था। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट पे आपको सारे वीडियोस एकदम लाइन वाइज मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, समझी। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया पूरी तरह से, और कुछ पार्ट हमने इस चैप्टर का कवर करा था। यहाँ तक हमने पार्ट चैप्टर का कवर करा था। तो आज डे 3 में हम लोग यहाँ तक कवर करने वाले हैं, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। इस टॉपिक को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना डे 3, मतलब कि आज हम लोग यहाँ तक कवर करने वाले चीज़ें बहुत ही धीरे से, बहुत ही आराम से चलने वाली। आपको क्या करना है, तो अगर आपको नहीं पता हो तो आपको बता दूँ, आपको एक नोटबुक ले लेनी है, आपको आपके एनसीईआरटी की बुक ले लेनी है, एक हाइलाइटर, एक पेन, 2 या 3 टाइप के पेन ले लेना, और साथ साथ आप नोट्स बनाते चलना। मैं बताऊंगा कैसे बनाने हैं, उस तरीके से नोट्स भी बना लेना। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे इस पार्ट तक। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले कल के दिन हम जो पढ़ा उसका एक बार रिवीजन मार लेते हैं फटाक से, क्विकली। ठीक है, आ जाओ। देखो, हमने देखा पावर शेयरिंग के बारे में। ये कहानी है उन 2 कंट्रीज़ की, वो ऐसी 2 कंट्रीज़ जिसका नाम है बेल्जियम और श्रीलंका। इन 2 कंट्रीज़ की कहानी है, जो कहानी हमें समझाती है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। और इन कहानियों के, इन दोनों कंट्रीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से हमें समझ में आता है कि पावर का शेयर होना बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन ह्यूमंस, है ना, बिटवीन रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज के बेसिस पे पावर का शेयर होना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चैप्टर हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। इसके बाद हमने जब चैप्टर शुरू करा तब हमने कुछ चीज़ें पढ़ी चैप्टर के अंदर। हमने सबसे पहले तो बेल्जियम, इस कंट्री के बारे में जाना। कुछ चीज़ें हमने जानी। क्या जानी? सबसे पहले तो तुमने अपने नोट्स में अगर लिख रखा होगा तो उसे उठा लो। हमने क्या देखा कि बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर। ठीक है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे एक स्मॉल कंट्री है जिसका नाम बेल्जियम है। ठीक है, ये हमने देखा। और हमने एक चीज़ देखी कि बेल्जियम जो है 4 कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है। 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके बीच में बेल्जियम आता है। अब वो कौन सी 4 कंट्रीज़ थी? सबसे पहले थी फ्रांस, देन नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। कौन सी वो 4 कंट्रीज़ थी? जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। एक सेकंड है, क्या हो गया इसको? एक सेकंड। हाँ जी, ये 4 कंट्रीज थी। आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा। उसके बाद हमने देखा कि जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है ना, वो हमारे हरियाणा से हाफ पॉपुलेशन है, मतलब हरियाणा से भी कम पॉपुलेशन। हरियाणा में अगर 100 लोग हैं तो बेल्जियम में सिर्फ 50 लोग हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने देखा कि हरियाणा में जो पॉपुलेशन है उसकी हाफ पॉपुलेशन बेल्जियम में थी। मतलब कि बेल्जियम में 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। बेल्जियम में 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो कि हरियाणा स्टेट से भी हाफ है। ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद हमने लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेशंस देखी और उनके रीजन के बेसिस पे देखा। चलो इसको पढ़ो मत, इसको यहाँ से पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। फटाफट आओ ये टेबल पे जो मैं तुम लोग को बनाया था, बना के दिया था। ठीक है, तुमको मैंने टेबल बना के दिया था। इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है तुम्हें। वो क्या है? वो है कि 1% जर्मन्स भी थे भाई। 1% जर्मन्स थे।
ठीक है, देखो ये टेबल है, इस टेबल को याद कर लोगे उतना पार्ट तुम्हारा आराम से हो जाएगा। क्या चीज़ हमने देखी थी कि भाई बेल्जियम है, बेल्जियम में दो रीजन्स है, दो रीजन्स, दो एरियाज है। क्या क्या नाम है उनका? एक है फ्लेमिश रीजन है और एक वेलोनिया रीजन है। अब जो फ्लेमिश रीजन है वो थोड़ा अमीर रीजन है। अमीर रीजन का मतलब है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन माने ज़्यादा बड़ी मेजोरिटी वाली लैंग्वेज बोलने वाले लोग, मान्य डच। ठीक है, इतना याद रखो, इतना याद रखो कि बेल्जियम में दो रीजन्स हैं, एक है फ्लेमिश, एक है वेलोनिया रीजन। ये दो रीजन्स हैं और तीन लैंग्वेजेस हैं। अभी क्या है, तुम दो ही मान लो, दो लैंग्वेजेस हैं। कौन सी? डच और फ्रेंच। डच और फ्रेंच। डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलने वाले लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं। अब डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं बेल्जियम के अंदर, तो कितने हुए? 59%। ठीक है, और 40% है फ्रेंच बोलने वाले लोग, और 1% बच गए, वो है जर्मन, जो पूरी कंट्री के अंदर फैले हुए हैं। इतनी बातें समझ में आई? बस यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, आई होप तुमको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे की बात, आगे की कहानी पे चलते हैं, आगे की कहानी पे मूव करते हैं। चलो फटाफट तुम्हारी एनसीईआरटी उठा लो, हम आगे की कहानी समझेंगे। आगे की कहानी बोलती है अबाउट दी, आगे की कहानी बात करती है बेल्जियम के कैपिटल शहर की। अब जैसा इंडिया है, इंडिया का कैपिटल कौन है? दिल्ली। ठीक है, इंडिया की कैपिटल सिटी कौन सी है? दिल्ली। उस तरीके की बेल्जियम एक पूरी कंट्री है और उस कंट्री का एक कैपिटल सिटी है जिसका नाम है ब्रजल्स। क्या नाम है? ब्रजल्स। क्या कहा मैंने? ब्रजल्स। क्या नाम है? ब्रजल्स। देखो क्या नाम है? ब्रजल्स। अब ब्रजल्स के बारे में थोड़ी चीजें जान लो। क्या बात है, ब्रजल्स में भी कुछ लैंग्वेज के बेसिस पे लोग रहा करते थे। कैसे? 80% लोग जो है वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले रहा करते थे और 20% डच बोलने वाले लोग रहा करते थे। अरे भाई साहब, अभी तो हमने इतना मुश्किल से याद किया था कि यहाँ पे बेल्जियम में दो रीजन्स हैं और उन दो रीजन्स में डच और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, और डच बोलने वाले लोग तो पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा हैं। तो ब्राज़ील में अचानक से 20% लोग कैसे रह गए जो डच बोल रहे हैं? देखो बेटा, बात समझो। ये जो बात है ना, ये हम लोग पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, ये हम पूरी की पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली एक सिटी की बात कर रहे हैं जो कि कैपिटल है। अच्छा, मैं उसके बारे में तुमको समझाता हूँ, यहाँ पे रुको, इसको बढ़ा दो, इतना भी नहीं बढ़ाना, रुक जाओ। पेन को कुछ तो हो गया भाई, काम ही नहीं कर रहा। देखो बे यार, कोई ना भाई, नया लेना पड़ेगा आई गेस। नया लेना पड़ेगा दोस्त। अच्छा, मैं कैसे भी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, अब देख रहे तुम लोग, कैसे भी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। ब्राज़ील में देखो, हमने ब्राज़ील में बात करी, यहाँ हम लोग रीजन की बात नहीं करते, यहाँ हम लोग एरिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम लोग सीधे सीधे कौन है यहाँ पे? 80% लोग कौन है? फ्रेंच बोलने वाले, और 20% लोग डच बोलने वाले। हाँ, लिख दिया, किसी तरह से लिख दिया। अच्छा देखो, बस किसी तरीके से लिख दिया। देखो, अब हम लोग दो चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं। हमने जो कल समझा वो हमने पूरी कंट्री के बारे में समझा कि पूरी की पूरी कंट्री जिसका नाम बेल्जियम है, पूरी कंट्री बेल्जियम के अंदर 80% लोग, जो पूरी की पूरी बेल्जियम कंट्री है, पूरी बेल्जियम कंट्री के अंदर हमने दो रीजन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अच्छा अब रीजन्स को पूरे माइंड से हटा दो, रीजन्स को माइंड से हटा दो, एरियाज को माइंड से हटा दो, प्लेसेस को माइंड से हटा दो। अब सिर्फ इतना समझो कि भाई साहब बेल्जियम कंट्री है, पूरी की पूरी कंट्री की बात करें तो पूरी कंट्री के अंदर 59% लोग डच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं।
और बचे हुए जो 1% लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और वो लोग जर्मन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ना इस कंसेप्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रुसेल्स की बात कर रहे हैं, जो कि बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। समझ में आया? हम कैपिटल सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम पूरी कंट्री की बात नहीं कर रहे, हम एक प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने पूरी कंट्री की बात करी कि ये पूरी कंट्री है बेल्जियम, जहाँ पे 59% लोग डच बोलने वाले हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं, 1% जो लोग बच गए वो बोलने वाले हैं जर्मन, ठीक है। लेकिन अब हम लोग पूरी कंट्री के अंदर से सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं, एक सिटी की, बस ये जो इतनी सिटी है ना, ये इतनी सी सिटी की बात कर रहे हैं कि अब भैया इस सिटी के अंदर कितनी पॉपुलेशन, तो सिर्फ इस सिटी की बात करें ना, तो इस सिटी में ओवरऑल मेजॉरिटी में रहने वाले लोग कौन है? फ्रेंच बोलने वाले। कितने? 80%। 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं और बचे हुए 20% लोग डच बोलने वाले हैं। हमें इससे क्या समझ में आता है कि ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, वहां पे कोई भी जर्मन नहीं रहता, ठीक है। वहां पे मेजॉरिटी में कौन रहता है? फ्रेंच। माइनॉरिटी में कौन रहता है? डच बोलने वाले। फ्रेंच कितने हैं? 80%। डच कितने हैं? 20%। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? एक ही कंक्लूजन है कि पूरी कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में डच पीपल है और माइनॉरिटी में फ्रेंच बोलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बेल्जियम की कैपिटल सिटी जिसका नाम ब्रुसेल्स है, वहां पे मेजॉरिटी में फ्रेंच बोलने वाले हैं और माइनॉरिटी में डच बोलने वाले लोग हैं। समझ में आई? ये चीज़ें इसलिए समझनी है बिकॉज इनके ऊपर ही, इसी चीज़ों के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। अब जो तुम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले ना, वो इन्हीं कम्युनिटीज़ के माइनॉरिटी मेजॉरिटी के जैसे हुआ है। मतलब कि एक मोटा मोटी बता दो तुम्हें, तो अब देखो यहाँ पे डच बोलने वाले लोग पूरी कंट्री में ज़्यादा है, फ्रेंच बोलने वाले कम है। मतलब क्या है? डच बोलने वाले लोगों का दबदबा, डच बोलने वाले लोगों का दबदबा है ना, वो कहेंगे कि हम जो बोलेंगे वही होगा, हम जो रूल बनाएंगे वही होगा, हम जो लॉ बनाएंगे वही होगा, हमारी मनमानी चलेगी, ठीक है। और इस वजह से पावर शेयरिंग का कंसेप्ट लाया गया। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस मैंने तुमको एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। ओके ओके ओके, इस चीज़ों को मार्क कर दो। आओ फटाफट दोस्तों, ये देखो 80% लोग जो है फ्रेंच बोलने वाले हैं, 20% लोग जो हैं डच बोलने वाले हैं। समझ में आई चीज़ें? चलो अब आगे बढ़ते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, ठीक है। मतलब कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, अब देखो डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं पूरी कंट्री के अंदर, डच बोलने वाले लोग कितने हैं? क्विकली सारी चीज़ें रिवाइज करते चलना है, आगे आगे रिवाइज करते हुए आगे चलना है। डच बोलने वाले कितने लोग थे? 59% लोग, ठीक है। अब 59% डच बोलने वाले लोग हैं, 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। लेकिन फ्रेंच वाले लोग थोड़ा उनका दबदबा ज़्यादा है क्योंकि वो अमीर है, ठीक है, अमीर है। भले ही 40% है, भले ही कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, ठीक है। वॉज रियली रिच एंड पावरफुल, दबदबा था उन लोगों का। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefits of economic development and education much later। मतलब कि यहाँ पे क्या था पता है? जो हमारी फ्रेंच बनाने लोग थे, उनके पास सारी पावर थी बिकॉज वो लोग अमीर थे, तो उनके पास पावर तो थी। लेकिन डच बोलने वाले लोगों के पास इतनी पावर थी नहीं, ठीक है। लेकिन उनके पास एक एडवांटेज था कि वो लोग मेजॉरिटी में थे, ज़्यादा लोग थे ना, डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, तो एक मेजॉरिटी में एक प्लस पॉइंट उन लोगों के पास ये था। दिस लीड, ठीक है, दिस लीड टू टेंशंस बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। क्या याद रखना है इस पॉइंट में? तुम्हें याद क्या रखना है जो इंपॉर्टेंट है? टेंशंस क्रिएट हुए, टेंशंस बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950 एंड 1960। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इस पूरी चीज़ में ये चीज़ याद रखनी है। अब क्यों हुआ था ये? वो इस वजह से हुआ था क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले लोगों का दबदबा था। फ्रेंच बोलने वाले लोग रिच थे, पावरफुल थे, उनका दबदबा था।
लेकिन डच बोलने वाले लोग ना, उनको बेनिफिट मिल गया था किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एजुकेशन का, जो उनको बहुत लेट मिला। ठीक है, भले ही डच बोलने वाले लोगों का बस एक मेजोरिटी थी कि वो लोग रिलेटिवली ज़्यादा थे, डच बोलने वाले लोग रिलेटिवली ज़्यादा थे फ्रेंच वालों से, लेकिन थे थोड़े से गरीब, थोड़े से बैकवर्ड रीजन वाले, ठीक है, थोड़े से बैकवर्ड कास्ट वाले थे, थोड़े से गरीब थे। इस वजह से उनको एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए उनको बहुत लेट डेवलपमेंट मिली। मान्य, अब ऐसा समझ लो कि जो अमीर रीजन है, जो अमीर रीजन है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, लेकिन जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ पे नाले हैं, गंदे नाले हैं, गंदे घर हैं, छोटे घर हैं, वहाँ डेवलपमेंट इतना गवर्नमेंट कर ही नहीं पाई। अब यहाँ अमीर रीजन्स कौन से हैं, फ्रेंच, और गरीब कौन से हैं, डच। भले ही डच पीपल ज़्यादा थे बोलने में, ठीक है, डच वाले लोग बहुत ज़्यादा थे कंट्री के अंदर, 59% लोग थे, लेकिन थे तो गरीब, थे तो गरीब। तो इस वजह से उनको जो डेवलपमेंट मिली वो उन्हें बहुत लेट मिली, उन पर इतना ध्यान दिया जाता नहीं था, उनके ऊपर जुल्म हुआ करता था जो डच बोलने वाले लोग थे कि भाई तुम तो गरीब हो, ए यार तू तो गरीब है, तेरे में मैं क्यों ध्यान दूँ, मैं चल निकल, ठीक है, ऐसे ही करते, राइट। इनको भीख भी कौन देवे, ये तो गरीब लोग हैं। सो ऐसा करना तो नहीं चाहिए, हमें करना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन करते थे भाई, कौन, डच के साथ फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच बोलने लोग ऐसा करते थे। इस वजह से अब क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे डच बोलने वाले लोग बोलने लगे, अरे भाई हम हैं 59%, हम पूरी कंट्री में इतने ज़्यादा लोग हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें गरीब बोलने की, तुम हमारे ऊपर आंख उठा कैसे सकते हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब ये इस वजह से क्या हुआ, टेंशन क्रिएट होने लग गई। मतलब टेंशन का मतलब ये हो गया कि अब फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में थोड़ी थोड़ी तू मैं होने लग गई। तूने मुझे कैसे बोल दिया, एक गरीब, तू गरीब है, तू मुझे गरीब कैसे बोल दिया, है ना, मुझे भाव क्यों नहीं मिल रहा कंट्री के अंदर, इतनी ज़्यादा तादाद में मैं रह रहा हूँ, मेजोरिटी में हम हैं, हमें तो तुम भाव ही नहीं दे रहे। इसी वजह से यहाँ पे टेंशन्स क्रिएट होने लग गई, लड़ाई झगड़े क्रिएट होने लग गए, किसके बीच में, डच बोलने वाले लोगों के और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में, ठीक है। अब इसका अंजाम क्या हुआ, क्या इन टेंशन्स की वजह से लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, फसाद हुए, प्रोटेस्ट हुए, है ना, मारामारी हुई, वॉर हुआ, नहीं, ये सब नहीं हुआ, पढ़ेंगे आगे। द टेंशन्स बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्राज़ील्स, ठीक है, इसको याद रखना, जो टेंशन्स थी वो ज़्यादा क्रिएट हुई कहाँ पे, ब्राज़ील्स में। मान्य, ब्राज़ील्स में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे थे। अच्छा देखो क्या बोल रहा था यहाँ पे, कि ब्राज़ील्स में ना लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे थे रिलेटिवली बाकी सारे रीजन्स की माने, तो उसके बजाय ब्राज़ील्स में जो कैपिटल सिटी है, जहाँ पे 80% लोग तो फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% लोग डच बोलने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े और फसाद हो रहे थे, वहाँ पे ज़्यादा तू मैं चल रही थी, किसके बीच में, फ्रेंच के बीच में और डच बोलने वाले लोगों के बीच में। टेंशन तो क्रिएट हो रही थी पूरी कंट्री के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील्स में हो रही थी। क्लियर हुई चीज़ें। ब्राज़ील्स presented a special problem. The Dutch speaking peoples constituted a majority in the country but minority in the capital. अब ये क्यों हो रहा था मुझे बताओ, ब्राज़ील्स के अंदर ही, ब्राज़ील्स के अंदर ही क्यों सबसे ज़्यादा जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनका दबदबा चल रहा था, बताओ बताओ जल्दी बताओ, याद करके बताओ, अभी तो हमने पढ़ाई करी है, अभी तो हमने पढ़ा है वो पॉइंट, अभी तो हमने पढ़ा है, मुझे बस इतनी सी बात का जवाब दे दो कि जो कैपिटल कंट्री ब्राज़ील्स है वहाँ पर डच बोलने वाले लोगों के ऊपर, डच बोलने वाले लोगों के ऊपर इतना अत्याचार या उन्हें दबाया क्यों जा रहा था फ्रेंच कम्युनिटी की तरफ से ब्राज़ील्स के अंदर, जबकि हमने तो ये देखा कि पूरी कंट्री के अंदर डच बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा है एंड फ्रेंच बोलने वाले लोग कम है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि डच बोलने वाले लोगों का फ्रेंच बोलने वाले लोगों पे ज़्यादा दबदबा होना चाहिए, फ्रेंच कम्युनिटी को ज़्यादा दबाना चाहिए किसने, डच कम्युनिटी वालों ने, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था।
ब्राजील्स में फ्रेंच कम्युनिटी डच कम्युनिटी को दबा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? खुद सोचो, बताओ, जल्दी जल्दी सोचो और बताओ। आई होप तुमने सोच लिया होगा, प्रोसेस कर लिया होगा। ठीक है, अब जिन्होंने ये पॉइंट सोचा है कि भैया फ्रेंच वाले तो ज़्यादा अमीर थे, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, तो फ्रेंच बोलने वाले लोगों के पास तो पैसा था, रिच थे, पावरफुल थे, तो इस वजह से शायद दबदबा रहे हो। ठीक है, इस वजह से डच कम्युनिटी को गिरा रहे हो। बट ऐसा नहीं था मेरी जान, ये रीज़न उसके पीछे नहीं था। भले ही वो लोग रिच थे, पावरफुल थे, लेकिन थे तो माइनॉरिटी। भले ही कितने ही रिच क्यों ना हो जाए, भले ही कितने अमीर क्यों ना हो जाए, कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन थे तो माइनॉरिटी में। लेकिन फिर भी उसकी कैपिटल सिटी ब्रजल्स के अंदर डच बोलने वाले लोगों को गिराया जा रहा था, और वो हो रहा था। और ये कर रहे थे कौन? फ्रेंच बोलने वाले लोग। और क्यों कर पा रहे थे, इस बारे में हमने ऊपर ही बात पढ़ी भैया, देखो ये रहा इसके पीछे का रीजन। अरे जरा खोलो आंखें, जरा खोलो आंखें, दिख रहा है? क्योंकि ब्राजील्स में तो फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा थे यार, देखो भैया देखो, ब्राजील्स में तो फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% थे। भले ही पूरी कंट्री के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोग कम है, फ्रेंच कम्युनिटी माइनॉरिटी में है एंड डच कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, लेकिन ब्राजील्स के अंदर, उनकी कैपिटल सिटी के अंदर, वहां पे तो फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं और डच बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में हैं। इसी वजह से उनकी कैपिटल सिटी के अंदर डच बोलने वाले लोगों पर इतना अत्याचार हो पा रहा था, और इसी वजह से वहां पर फ्रेंच बोलने वाले लोग इतना दबदबा बना पा रहे थे, इसी वजह से इतना पावरफुल थे। रीजन ये रहा, ठीक है, रीजन ये रहा। अच्छा 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 अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो डच बोलने वाले लोग हैं, जो डच बोलने वाले लोग हैं, वो थे तो मेजोरिटी में, वो थे तो मेजोरिटी में पूरी कंट्री के अंदर, लेकिन अपनी कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है, वहां पे वो लोग माइनॉरिटी में थे। मतलब कि घर के बाहर तो दबदबा है, लेकिन घर के अंदर भीगी बिल्ली। रिलेट कर पा रहे हो? घर के बाहर तो पूरे चौड़े बनेंगे, सबसे लड़ लेंगे, लेकिन घर के अंदर भीगी बिल्ली। यही बात है। अब घर क्या है? घर है ब्रुसेल्स, और घर का बाहर, घर से बाहर मतलब पूरी कंट्री, मतलब कि डच कम्युनिटी पूरी कंट्री में उनका दबदबा था। आज आप भिड़ लेंगे, किसी से भी भिड़ लेंगे, लेकिन अपने घर में ही, अपने घर में, अपने ब्रजल्स में, अपनी कैपिटल सिटी के अंदर भीगी बिल्ली थे। क्यों? क्योंकि वहां पे उनके पास उतनी पावर थी नहीं, थे तो माइनॉरिटी में ना। कहाँ पे? कैपिटल सिटी में, इसी वजह से। अच्छा, मैंने बहुत समझा दिया तुम्हें ये वाला पॉइंट, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीलंका वाला पार्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, लिखा हुआ है अबाउट श्रीलंका। अबाउट श्रीलंका लिखा हुआ है ना, तो फटाफट से तुम भी अपने एनसीईआरटी में यहाँ लिख दो श्रीलंका। और अभी तुम्हें अपने नोट्स में अगला पॉइंट बना लेना है। जैसे मैंने तुमको बताया था कि भैया देखो, इस तरीके से बेल्जियम लिख देना यहाँ पे, है ना, और फिर नीचे उसके पॉइंट्स बनाने लग जाना, एक एक पॉइंट ऐसा लिख देना। तो अब तुम्हें सिमिलरली नीचे श्रीलंका लिखना है, एरो डाल के श्रीलंका लिख दो, और वहाँ नीचे पॉइंट बनाने लग जाओ, क्योंकि अब हम लोग श्रीलंका की बातें करने जा रहे हैं। अब हम लोग श्रीलंका के बारे में समझने जा रहे हैं कि क्या थी ये श्रीलंका, क्या है श्रीलंका। अच्छा, लेट अस कंपेयर दिस विद द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। देखो, अब दोनों कंट्रीज में सिचुएशन थी। तुम्हें एक मोटा मोटी बता दूं, तो बेल्जियम में हमने देखा लड़ाई किन के बीच में हो रही थी? लड़ाई हो रही थी हमारे डच बोलने वाले लोगों के बीच में और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में। तो ये इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब श्रीलंका में किन के बीच में लड़ाई हो रही है? खुद सोचो। मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले तुमको एक बात बताई थी कि श्रीलंका के अंदर ना 2 लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी है। पहली कौन सी? तमिल, ठीक है, तमिल बोलने वाले लोग हैं। और दूसरे कौन से? सिंहाला बोलने वाले लोग। तब खुद सोचो, क्या इन दोनों के बीच में ही लड़ाई हो रही होगी? ऑफ कोर्स, हाँ जी दोस्तों, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। अच्छा, इन्हें कंपेयर करते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अवे इन द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये तो हम सब जानते हैं यार,
कहाँ है श्रीलंका? हमारे ही नीचे है, हमारे ही नीचे, यहाँ 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 साइड में पड़ा हुआ है ना, तमिलनाडु के साइड में है। तो क्या है, तमिलनाडु की साइड में सदर्न कोस्टल एरिया के अंदर श्रीलंका आता है। ठीक है, चलो फटाफट पहला पॉइंट बनाओ, उसमें इतना लिख देना, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, ठीक है, इन द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, क्या पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखना आइलैंड नेशन, सिर्फ आइलैंड के नेशन लिखना, क्या, सिर्फ और सिर्फ आइलैंड नेशन और कुछ नहीं, सिर्फ आइलैंड नेशन, आइलैंड नेशन। एंड सेकेंड पॉइंट लिखो सदर्न कोस्टल ऑफ तमिलनाडु, सदर्न कोस्टल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्टल ऑफ तमिलनाडु, बस। इट इज अबाउट 2 करोड़ पीपल्स। अच्छा, यहाँ पॉपुलेशन की बात आ गई, आइलैंड नेशन ये मार्क कर देता हूँ, है ना, और सदर्न कोस्टल ऑफ तमिलनाडु। अच्छा रहेगा, अरे तुमको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन ना लो भैया, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। हाँ ठीक है, डन है, डन है, बस हो गया एकदम। इट इज़ अबाउट द सेम एज हरियाणा। अब देखो, अब दो चीज़ों को हरियाणा से कंपेयर किया गया, दोनों को, मतलब वहाँ पे बेल्जियम को और यहाँ श्रीलंका को, दोनों को हरियाणा से कंपेयर किया गया। एक क्विक समरी दे दूँ तुम्हें, क्विक समरी। अच्छा, पेन काम कर जाए बस। देखो, हमने देखा, अच्छा इसे ऐसे समझो, हरियाणा की पॉपुलेशन को पहले समझो। हरियाणा की पॉपुलेशन है कितनी, 2 करोड़। कितनी है, 2 करोड़। अच्छा, अब हमने देखा यहाँ पे दो कंट्रीज के बारे में, विच इज फर्स्ट इज बेल्जियम। अरे बेल्जियम के ऊपर तो नहीं आ रहा मैं, एंड नेक्स्ट इज श्रीलंका। हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो हमने दो चीज़ें कंपेयर करी। क्या, हमने दोनों कंट्रीज को हरियाणा से डायरेक्ट कंपेयर करा, उसकी पॉपुलेशन से डायरेक्ट कंपेयर करा। बेल्जियम के केस में हमने क्या देखा कि बेल्जियम की पॉपुलेशन ना 1 करोड़ है, और श्रीलंका की पॉपुलेशन ना 2 करोड़ है। हाँ, तो हमने क्या देखा कि बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा से हाफ है। श्रीलंका के केस में हमने देखा कि श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के इक्वल है। समझ में आई? बस यही था, यही था भाई, यही था, कंपैरिजन यही था, इतना ही था, इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। About the same is in the Haryana, same as the Haryana. Like other nations in the South Asian region, Sri Lanka has a diverse population. Diverse population. Diverse population माने अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग इस कंट्री में रहते हैं। इसे हम कहते हैं डाइवर्स पॉपुलेशन है श्रीलंका की। ठीक है, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर ऑफ सिन्हाला स्पीकर। देखो अब यहाँ पे आ गई बात, जैसे हमने बेल्जियम में सीखा, सिन्हाला बेल्जियम में सीखा कि डच बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, एंड जर्मन पीपल है। उसी तरीके से यहाँ भी बात आ गई, किसकी, सिन्हाला की, जो मैं तुम लोग को पहले ही बता दिया था। एंड देन आ गया तमिल लोगों की बात। ठीक है, सिन्हाला स्पीकर्स कितने हैं, 74%, एंड तमिल कितने हैं, 18%। अच्छा, मैं इसकी समरी वापस देखो, सिमिलर बनाना, सिमिलर, जैसे मैंने बेल्जियम की बनाई ना, वैसे ही बना दो, वैसे ही बना दो मैं भी। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए बना देते हैं, आ जाओ। हमारा पेन, पेन को क्या हो गया है, पेन खराब हो गया, इसलिए शायद तुमको बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा। हाँ, सिन्हाला और कौन थे, तमिल। अच्छा देखो, अब तमिल के अंदर ना दो थे, इंडियन तमिल,
एंड अदर्स। अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने थे? सिन्हाला से 74% और तमिल स्पीकर से 18%। ठीक है, सिन्हाला से 74% और तमिल थे 18%। अच्छा जी, चलो। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे इंडियन तमिल भी है। अच्छा, बढ़ते हैं ना, पढ़ते रुको, सबर करो। देखो ये देखो, यहाँ देखो देखो। सिन्हाला स्पीकर्स कितने थे? 74%। एंड तमिल स्पीकर्स कितने हैं? 18%। अब इसके अंदर एक और बात आ जाएगी कि अमंग तमिल देयर वेयर आर टू सब ग्रुप्स। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे अदर्स लिखा ना, अदर्स, इन्हें हम कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स। क्या है? श्रीलंकन तमिल्स। अगला लाइन पे है, अगला पेज पे, ये रहा। श्रीलंकन तमिल्स जो कि थे 13%। एंड द रेस्ट जो थे ना, वो सारे इंडियन तमिल्स थे। ये थे 13%। एंड बचे कितने? 5%। तो भाई साहब, इंडियन तमिल से 5%। क्या चीज़ समझ में आई? चीज़ें समझ में आई। द रेस्ट whose forefathers came from India as a plantation worker during the colonial period are Indian Tamils. ठीक है, the rest whose forefathers came from India as a plantation worker during colonial period, they are the Indian Tamils. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speakings are Buddhist whose, चलो इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के समझते हैं, मैं बहुत फास्ट चलेगा। अच्छा, तोड़ तोड़ के समझने जाए। हाँ देखो, चीज़ें समझो। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि श्रीलंका के अंदर ना दो प्रजाति हैं, दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। कौन से? सिन्हाला एंड तमिल्स। सिन्हाला और तमिल्स। अब सिन्हाला कितने हैं? 74%। आ जाओ जाओ जाओ, ये देखो ये देखो देखो, सभी देखो देखो, सभी लोग देखो। हमने देखा कितने हैं सिन्हालास? 74%। 74% सिन्हालास हैं। और जो तमिल्स हैं वो कितने हैं? 18% तमिल्स हैं। हाँ, अब उन तमिल्स को भी दो ग्रुप्स में बांटा गया है। कौन से तमिल्स? एक जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो श्रीलंका में ही बड़े हुए, उनके फोर फादर्स, मतलब कि उनके दादाजी के दादाजी के दादाजी, वो सब श्रीलंका में ही पैदा हुए हैं और श्रीलंका से ही बिलोंग करते हैं। वो होते हैं श्रीलंकन तमिल्स, जो कितने हैं? 13%। कितने हैं? 13%। और बाकी के जो तमिल्स है ना, वो है इंडियन तमिल्स। अब ये इंडियन तमिल्स यहाँ पे कहाँ पहुँच गए? देखो, जब हमारा कॉलोनियल पीरियड चल रहा था ना, जब ब्रिटिश राज चल रहा था, उस टाइम पे श्रीलंका के अंदर हमारे तमिलनाडु से कुछ वर्कर्स को भेजा गया था श्रीलंका में प्लांटेशन का काम के लिए। मतलब अब देखो, प्लांटेशन के काम के लिए, जैसे अभी देखो हमें कंस्ट्रक्शन का काम करना है। अगर हमें अपनी कंट्री के अंदर कहीं कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्कर्स ढूंढते हैं, लेबर्स ढूंढते हैं। अब शायद वो लेबर्स हम लोग किसी और सिटी से भी बुला सकते हैं, है ना। किसी और सिटी में अगर हमें सस्ते वर्कर्स मिल रहे हो तो हम वहाँ से वर्कर्स बुला लेंगे यहाँ पर काम करने के लिए और उन्हें पैसे देके काम करवा लेंगे। ठीक है, अगर हमें बिल्डिंग बनानी है तो हम कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्टर सस्ते लेबर्स ढूंढता है। अब वो ज़रूरी थोड़ी कि वो उसी सिटी से ढूंढेगा। अब शायद वो अगर मुंबई में है तो उसे अगर दिल्ली से अच्छे वर्कर्स मिल रहे हो तो वो दिल्ली से वर्कर्स मंगाएगा। उसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने भी ये काम करा कि उन्हें सस्ते वर्कर्स मिल रहे थे ब्रिटिश राज के अंदर तमिल में, तो उन्होंने वहाँ से तमिल से लोगों को काम करने के लिए श्रीलंका में लेके आए, ताकि वो श्रीलंका में अपना प्लांटेशन इंडस्ट्री में वहाँ पर वर्कर्स की हेल्प लगे, है ना, और वर्कर्स की मदद से वो अपना काम कर सके, आगे का प्रोडक्शन का काम कर सके। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने वहाँ से इंडियन तमिल्स को श्रीलंका लेके गए थे। अब उसके बाद कुछ तमिल्स, जो कुछ लोग थे वहाँ पे, जो हमारे यहाँ से श्रीलंका में गए थे, इंडियन तमिल्स, वो वही बस गए। अब वो वही बस गए, उनने वही शादी कर ली, उनके वही बेटे हो गए, बेटी हो गई, उनकी फैमिली आगे बढ़ गई। वो कौन लोग हैं? वो है इंडियन तमिल्स, जो जाके श्रीलंका में बस गए। वही बात बताई गई है। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर नोन एज इंडियन तमिल्स। ठीक है, देखो इंडियन तमिल्स है, और बाकी आगे बात करी जा रही है कि वैसे श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। इस पॉइंट को याद कर लो, इस पॉइंट को नोट कर लो अच्छे से। श्रीलंकन तमिल्स
आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। कहाँ पर है वो? नॉर्थ और ईस्ट में। देखो ये रहा, मैप की बात कर रहे थे, ये रहा मैप। देखो यहाँ पे ना सिन्हालास को इग्नोर करो, श्रीलंकन तमिल्स के बारे में देखो। हमने क्या पॉइंट पढ़ा कि श्रीलंकन तमिल्स कहाँ थे? नॉर्थ में और ईस्ट में। नॉर्थ या ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में श्रीलंकन तमिल सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तुम ज़रा मैप में देखो, ये देखो ये पार्ट, इतना पार्ट है, और इतने पार्ट में कौन है? श्रीलंकन तमिल्स है। इतने पार्ट में कौन रह रहे हैं? श्रीलंकन तमिल्स। और ये कौन सा एरिया है? ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ एरिया। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो यही पाए जाते हैं। कहाँ पे? नॉर्थ में और ईस्ट में। ठीक है, यहाँ तुम्हें हल्का सा दिख रहा होगा, छोटा सा, यहाँ पर भी है। ठीक है, कहाँ पे है? ये है साउथ वेस्ट में। ठीक है, साउथ वेस्ट में भी कुछ श्रीलंकन तमिल्स है। ठीक है, कुछ श्रीलंकन तमिल्स हैं। बाकी इंडियन तमिल्स की बात करें तो ये रहे इंडियन तमिल्स, यहाँ पे भी है कुछ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है कुछ, मतलब फैले हुए हैं, पूरी तरीके से फैले हुए हैं। मुस्लिम्स भी कुछ हैं। ठीक है, यहाँ एकदम फैले हुए हैं, थोड़े से फैले हुए हैं। ठीक है जी। और बात करते हैं सिन्हालास की, तो वो है 74%, मतलब सबसे ज़्यादा तो कंट्री में सिन्हालास ही है। ये रहे, पूरी कंट्री में सिन्हालास भरे हुए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं रिलीजन के बेसिस पे। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो सिन्हालास हैं वो बुद्धिस्ट थे। उनका रिलीजन क्या था? बुद्धिज्म। क्या रिलीजन था? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म। सिन्हाला लोग क्या थे? जिसे सिन्हाला बोलने वाले लोग क्या थे? दे वर बुद्धिस्ट। ठीक है जी। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स, अब जो तमिल्स थे, जो सिन्हाला थे, अब देखो दो लैंग्वेज के बेस में लोग बांटे गए हैं। एक थे तमिल्स, एक थे सिन्हालास। तमिल्स एंड सिन्हालास, तमिल्स और सिन्हालास। सिन्हालास जो थे वो 74% थे, तमिल्स जो थे वो 18% थे। और उसमें भी दो टाइप के तमिल्स थे, एक थे इंडियन तमिल्स और एक थे श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल जो थे वो नॉर्थ और ईस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाते थे, और वो थे 13%। और बाकी के 5% जो है वो इंडियन तमिल्स थे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो श्रीलंका में सिन्हालास और तमिल्स थे। अब सिन्हालास जो थे वो बुद्धिस्ट थे, मतलब उनका रिलीजन था बुद्धिज्म। सबसे ज़्यादा सिन्हालास बुद्धिस्ट थे, और बाकी जो तमिल्स थे वो तो हिंदू थे वरना मुस्लिम्स थे। ठीक है, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हालास। ये पॉइंट को याद रख लेना, बिकॉज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अच्छा देखो, दो चीज़ें हमने देखी कि भाई जो सिन्हालास थे वो बुद्धिस्ट थे, तमिल जो थे वो हिंदू या मुस्लिम दोनों थे, हिंदू और मुस्लिम थे तमिल्स, सिन्हालास बुद्धिस्ट थे। ठीक है, ये बातें यहाँ पे खत्म हो गई। अब नई बात क्या बोली उसने? नई बात ये बोली कि 7% जो लोग हैं, 7% क्रिश्चियंस भी है उसके अंदर। 7% क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो बोथ तमिल भी है और सिन्हाला भी है। बोथ तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देना कि ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख देना कि 7% क्रिश्चियंस, 7% क्रिश्चियंस speak both Sinhala and तमिल। ये ऐसे लोग थे जो सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं और तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट को बहुत अच्छे से रेड मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट है, और लिख देना। ठीक है, बिकॉज बच्चे काफ़ी बार भूल जाते हैं। ठीक है, काफ़ी बार भूल जाते हैं। ठीक है जी, आई होप तुम लोग को यहाँ तक चीज़ें फिगर आउट हुई होंगी। क्या चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग कल कवर कर लेंगे भैया, बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो चुका है। हाँ जी हाँ जी, छुट्टी का टाइम हो चुका है, छुट्टी का टाइम हो चुका है, बेल बजने वाली है और यहाँ पे चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हमने सबसे पहले तो कल का रिवीजन करा, देन हमने देखा श्रीलंका के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हमने श्रीलंका के बारे में देखी। हमने बेल्जियम के बारे में देखा कि भाई साहब वहाँ पे ब्रुसेल्स है कैपिटल सिटी,
है ना। और ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग तो फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% लोग डच बोलने वाले हैं। उसके बाद हमने क्या चीज़ देखी, हमने ये भी चीज़ देखी कि भाई साहब हमने श्रीलंका के बारे में पढ़े। श्रीलंका एक आइलैंड है, ठीक है, और वो कहाँ है, अरे साउथ में, यहाँ नीचे। ये हमारी कंट्री इंडिया यहाँ नीचे है, ठीक है, कहाँ है, नीचे। कहाँ पे, तमिलनाडु के साइड में श्रीलंका। श्रीलंका में दो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, सिन्हाला और तमिल। सिन्हाला बोलने वाले लोग कितने हैं, 74। और तमिल बोलने वाले लोग कितने हैं, देखो तमिल बोलने वाले लोगों को ना तुम एक सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, 18% है, जर्सी नंबर 18, विराट कोहली भाई, है ना। तो तुम उस तरीके से याद रख सकते हो कि तमिल कितने हैं, विराट कोहली। तमिल कितने हैं, विराट कोहली 18%, ठीक है। और बाकी बचे हुए कितने, 74%, वो कौन है, सिन्हाला। अब जो तमिल है वो भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक है श्रीलंकन तमिल, एक है इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल कितने हैं, 13%। और इंडियन तमिल कितने हुए, इंडियन तमिल कितने हुए, 5%, ठीक है, 5%। अब हमने इसको बांट दिया किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। अब रिलीजन की बात करते हैं, तो जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं ना वो थे बुद्धिस्ट, ठीक है। जो सिन्हाला बोलते थे उनका रिलीजन है बुद्धिज्म, वो थे बुद्धिस्ट। और जो तमिल बोलते थे वो है हिंदू और मुस्लिम दोनों, हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों। और अब इन सभी चीज़ों को अगर हटा दें तो 7% लोग ऐसे हैं जो कि क्रिश्चियन हैं और वो सिन्हाला और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर हुई चीज़ें, चलो भाई चीज़ें क्लियर हुई। आई होप तुम लोग को चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी एंड थैंक यू सो मच अगर तुमने यहाँ तक लेक्चर को देखा है। अब हम लोग डे 4 पे मिलते हैं। अच्छा चलो, तुमने अगर यहाँ तक लेक्चर को देखा तो भाई तुम्हें क्या करना है पता है, तुम्हें फटाफट से जाना है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, यार डिस्क्रिप्शन नहीं, वहाँ पे लिखना है डे 4 डन। चलो भाई, दिन खत्म होने आ गया, मेरा स्टेटस अच्छे से काम कर रहा है, वाह बेटा वाह। डे 4 डन, ठीक है। आज हमने, अच्छा डे 4 नहीं, डे 3 ना, नहीं भाई डे 4, ठीक है। तो डे 4 डन हो चुका है। आई होप तुम लोग को यहाँ तक तुमने लेक्चर देखा होगा, मज़ा आई होगी और तुमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली होगी, आई होप सो। बहुत सारी चीज़ें तुमने कवर कर ली होगी, है ना। और हमने इतनी सारी चीज़ें कवर करी नहीं अब तक, ठीक है, बट हम लोग थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बहुत आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं ताकि तुमको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब हम लोग कल बाकी की चीज़ें कवर कर लेंगे फटाफट से। आई होप सो तुम लोग को मज़ा आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और लाइक भी ना करना है मत करो, सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ इस विकास बैच में जुड़ जाओ। और हर दिन एक लेक्चर आएगा 5 बजे, प्लीज़ देख लेना, है ना। इसमें तुम्हारा ही भला होगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल डे 5 में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और इसका रिविजन बिल्कुल करना। चलो मिलते हैं, बाय बाय।